काफ़ी लोग मुझसे जीएमई कोर्स के बारे में पूछते थे और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि जीएमई के बारे में जानना चाहते थे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेवल निखिल। इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया है अभिषेक का, जो कि मेरे लास्ट शिप में टीएमई था, विच इज़ ट्रेनी मरीन इंजीनियर, और साथ ही साथ वो है मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त। इस वीडियो में काफ़ी सारी बकचोदी भी हुई है और साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने शेयर करी है अबाउट जीएमई। इस वीडियो में एकदम दिल से दिल की बातें हुई हैं। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो अभिषेक भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताओ, बाकी की आगे की कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ चूँकि तो उत्तर प्रदेश में आता है और मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, जो कि वहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज से किया है मैंने। उसके बाद मैंने एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, जो कि एमा है, उसके थ्रू मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर मैं एमा में गया। वहाँ से जाने के बाद अभी मैं अपने शिप पे निखिल के साथ एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर टीएमई ट्रेनी मरीन इंजीनियर के रैंक पे मैं सेल कर रहा हूँ। हर कोई ये मुझसे पूछता है कि हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्यों करते हैं। हर किसी के अलग अलग एम रहते हैं, एम्बिशन रहते हैं। तो आपका क्या रीज़न है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का? पहली चीज़ तो मैं सबसे ज़्यादा क्लियर कराना चाहूँगा कि भाई लग्जरी लाइफ को देख के जो लोग इस लाइफ में आना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट कम भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम इज टेलिंग यू डिफरेंट स्टोरी एंड एक्चुअल सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट। मेरा जो था, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैंने क्यों ज्वाइन किया है इस फील्ड को, द फर्स्ट रीज़न इज़ मनी। पैसा इसमें अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शोर जॉब से बहुत अच्छा है, शोर में कोई ऐसी जॉब नहीं जिसमें इतना पैसा मिले, बिल्कुल मिल सकता है, बट इसमें आपको पैसा थोड़ा जल्दी मिलेगा, थोड़ी कम रैंक से ही आपकी पैसा हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आपकी स्टेबिलिटी है। वॉट एवर यू आर गेटिंग ऑन बोर्ड इज टोटली अ सेविंग। You are not going to expend anywhere on anything like food and accommodation. You will get everything it here on board. Apart from shore leave. Apart from shore leave. But shore leave is a myth. Nowadays shore leave is a myth that everyone is getting shore leave on board. But right now, just because of COVID time, it's a little bit different. But it will be good after some time. Yes. So मैंने क्यों ज्वाइन किया? मेरा रीज़न था एक पैसा। दूसरा जो मेरा रीज़न है कि लाइफ अच्छी है, एडवेंचरस है, थोड़ा अलग काम करने को मिलता है। आपका ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाइए और शाम को 5 बजे आइए। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो अलग अलग बंदे का पर्सपेक्टिव उसके लिए अलग है। मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं अच्छा हूँ, सब लोग अच्छे हैं। मेरा चॉइस था पैसा, और थोड़ा जो काम है वो थोड़ा हटके है, थोड़ा सा काम मेरा हटके है, प्लस मेरा इंटरेस्ट। मैं मशीन को, इन सब चीज़ों को, मतलब ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं, ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, तो इनका अलग पर्सपेक्टिव है, मेरा है वो अलग पर्सपेक्टिव है। तो मैं बस खाली 3 कैटेगरीज को बताऊंगा, मनी, एडवेंचर एंड इंटरेस्ट। इस बेसिस पे मैंने ज्वाइन किया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएमई अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है या फिर अगर कोई प्लान कर रहा है, तो क्या क्या पूरा प्रोसेस है? आई मीन क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए जीएमई कोर्स ज्वाइन करने के लिए? पहली बात तो हाँ, जीएमई का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। और इस कोर्स को करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है कि आपके क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए, दैट मीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 65%। और उसके अलावा जो आपकी इंग्लिश है, आपके 10th और 12th दोनों में, उस इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 50%, उसके नीचे नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बीटेक होनी चाहिए। बीटेक वो भी या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन दोनों ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया है तो आप जीएमई कर सकते हैं। उसका भी एक मिनिमम परसेंटेज है, एटलीस्ट 65% विथ नो एनी बैकलॉग्स। बैक्स आती हैं भाई, बैक आती है, बैक आती है, बहुत लोगों की इंजीनियरिंग में आती है, सबकी आती है। बट जब आप 4th ईयर में हो तो आपने सारी बैकलॉग अपनी क्लियर कर ली हो, उससे मैटर नहीं करता। प्लस आपके जो 4th ईयर के परसेंटेज हो वो अलग 65% होने चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज आपके 65% होने चाहिए। और इंग्लिश, कई बार हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुए हैं कि उनके बीटेक में परसेंटेज थे अच्छे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके 12th में इंग्लिश में मार्क 49 थे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ 1% दे लूज। इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले से, क्योंकि आप एक अच्छी स्टेज पे पहुँच के फिर आप ब्रेक हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा। और भी क्या है कि ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है यार। जैसे मैंने जहाँ से किया, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो उनकी अलग अलग क्राइटेरिया। तो इससे बेटर होगा कि आपको अगर जीएमई करना है, 2 चीज़ तो आपकी है, आपको पीसीएम होना चाहिए और बीटेक मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको वहाँ की क्राइटेरिया देखिए। आपने बहुत ही सही एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में
कौन कौन से हैं और उनको रैंक वाइज अगर आप और बता दीजिए कि बेस्ट कौन सा है इनमें से। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई मेरे लिए ये, क्योंकि मैं अगर इस पे किसी पैरामीटर पे जज करने लगूंगा तो चलो ठीक है, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में, जैसे मैं कुछ के नाम यहाँ पे बोलना चाहूँगा। जैसे एक मेरा है जहाँ से मैंने किया है, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी एमा, जहाँ से हम लोग ने किया है। उसके बाद है आपका ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। उसके बाद है IMS गोवा, जो कि गोवा में है। समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस, या फिर पूरा नाम अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उसके लिए सिम्स बोलते हैं। ओके, ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉलेज के, जैसे मैंने बताया कि सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, बट अगर मैं रैंक वाइज देना चाहूँगा तो मैं एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी को पहली रैंक दूंगा। उसके बाद मैं IMS गोवा को रैंक दूंगा। उसके बाद मैं ग्रेट ईस्टर्न को रैंक दूंगा। और उसके बाद मैं समुद्रा को रैंक देना चाहूँगा। ये मेरी है, ये मैंने कहा ये मेरी चॉइस है, बट एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी को मैं इसलिए बेस्ट देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक बार बीटेक के बाद आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको शिप मिलनी ही मिलनी है। आपको वहाँ से एक टाइप से स्पॉन्सरशिप का पेपर मिल जाता है। आप जैसे ही अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ क्लियर करेंगे और जैसे ही आप एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में अपने कोर्स के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, उसी टाइम आपको स्पॉन्सरशिप का एक ऑथेंटिक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाएगा कि आप इस कोर्स के बाद आपको शिप मिलनी ही मिलनी है। और क्या है, बाकी इंस्टीट्यूट थोड़ा टाइम लेते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट से हैं जहाँ पे जैसे IMS गोवा है, वहाँ पे आपको करेंगे, फिर आपके प्लेसमेंट होगी, वहाँ पे कंपनीज आएंगी। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं। सो मेन फैक्टर ये है कि आपको कोर्स करने से पहले आपको श्योरिटी मिलनी चाहिए कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यस, करेक्ट। बिकॉज काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि पागल भी बनाते हैं कि पहले कोर्स करवा लिया उसके बाद जॉब नहीं देते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास जॉब की श्योरिटी होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट थिंग, एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऑथेंटिक तरीके से आइए, क्योंकि आजकल DG शिपिंग ऑफ इंडिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है। पुराने टाइम में क्या होता था मुझे नहीं पता, बट कि कोई भी अगर आपको आके बोलता है कि आप मुझे 40,000 दीजिए, मैं आपको शिप पे भेज दूंगा, तो कभी मत दीजिए, कभी भी बिल्कुल नहीं। एक अच्छे तरीके से आइए। तो जैसे कि एमा की बात चली थी और एमा से हम दोनों ने ही कोर्स किए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एमा को ज्वाइन करने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है, फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड। मैं अपना बताता हूँ, फिर उसके बेसिस पे आप मतलब डिसाइड की। सेम प्रोसेस है कि आप बीटेक 4th ईयर में रहें, जब आपका 8th सेम चल रहा हो तो उस समय आप इसके एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको angloeasterncollege.co पे आपको जाना पड़ेगा। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी अपनी, मैं वो बता दूंगा बाद में। वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आता है, आप उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करिए। ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल करेंगे, उसके बाद एक डेट आएगी जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको इस महीने ही भरना है। आप अपने 8th सेमेस्टर में किसी भी मंथ में भर सकते हैं और आप एग्ज़ाम किसी भी दिन दे सकते हैं। और आप अपने सिटी में भी दे सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर एग्जाम कंडक्ट होते हों तो वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। और इवन ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप घर से बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम। आपको उस एग्ज़ाम के लिए, जिसका नाम है GME, आपको उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपकी एक डेट आएगी, उस डेट में आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है और एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। दोनों पेपर आप क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आपको मेल आएगा कि आप उसमें सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। सेलेक्ट होने के बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत सेलेक्टिव लोकेशन पे होती है, जैसे नॉर्थ के साइड में होती है हमारी लाजपत नगर इन दिल्ली, तो वहाँ पे होगी। और बाकी साउथ के साइड में कहीं पे है, आई डोंट रिमेम्बर, एंड मुंबई में है। यस, मुंबई ऑल्सो। सो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, तो फिर वहाँ पे आपको, अगर आप ये तीनों सीढ़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, एक तीनों सीढ़ियाँ अगर आपने पार कर ली, एग्जाम, इंटरव्यू एंड मेडिकल, देन लेट्स गो। एमा आ सकते हैं आप, फिर एमा में आप आ जाएंगे, फिर एमा में आप अपना कोर्स खत्म करिए और फिर आप हमारे जैसे इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके बीच में एक चीज़ और रहती है विच इज़ मेरिट लिस्ट। बहुत सारे लोग हैं कि जिनका जो एक ईयर में अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, बट उनको दूसरा या तीसरा बैच मिलता है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जिनको उन्होंने लाइन में डाल रखा है, राइट। उन लोग ने क्या है कि DG शिपिंग ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये है कि 1 साल के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि GME करा रहा है वो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकते। तो और क्या है, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी में टोटल 3 बैचेस होते हैं, एक मार्च में, एक जुलाई में और एक नवंबर में। 2 बैचेस 80 के होंगे और एक बैच आपका 40 का होगा।
ठीक है, तो टोटल 200। तो 200। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया, क्लियर किया, आपका जून में क्लियर हो गया, तो ये श्योर नहीं है कि आपको जून में क्लियर हुआ आपको जुलाई वाला बैच जुलाई मिलेगा। वाला। हो सकता है आपको नवंबर का ही बैच मिले। क्यों? क्योंकि पहले से ही जुलाई का बैच फिल हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ये बात मत सोचिए कि मैंने जून में एग्जाम दिया तो मैं जुलाई में ही ज्वाइन करूंगा। आप नवंबर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीट खाली हो गई या फिर किसी ने छोड़ दिया जो कि जुलाई बैच में जाने वाला था और आप पहले थे, तो आपको इंट्रोड्यूस उसमें कर दिया जाएगा। सो ये तो बात हो गई एडमिशन की। अब अगर आप इंजन साइड में आ गए हैं तो आगे क्या क्या प्रमोशन है, क्या क्या रैंक्स हैं इंजन साइड में, वो अब हम जानेंगे अभिषेक से। सो अभिषेक, देखो, इंजन साइड की भाई जो सबसे बड़ी रैंक है वो है चीफ इंजीनियर की, हाँ, बड़ा जिसको हम बोलते हैं बड़ा साहब। या जो लोग शिपिंग लाइफ में पहले से हैं तो उनको पता होगा ये सब वर्ड्स, बड़ा साहब, सेकंड साहब, 5 साहब, 32 साहब। ओके, तो जो लोग नहीं है उनको मैं बता दूं कि जो इंजन साइड में जो सबसे बड़ी रैंक होती है वो होती है चीफ इंजीनियर की, और जो सबसे लोएस्ट रैंक होती है वो होती है मेरी, जो कि इन इंजीनियर्स, इन इंजीनियर्स ओनली। हाँ। इन इंजीनियर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रूज एंड डेक साइड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंजन साइड। तो सबसे जो लोअर रैंक होती है वो होती है एज ए जूनियर इंजीनियर और एज ए ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ट्रेनी मरीन इंजीनियर। ओके, टीएमई। हाँ, टीएमई। सो ये मेरी सबसे पहली रैंक होती है। इसके बाद आपके फोर्थ इंजीनियर होते हैं, टीएमई के बाद फोर्थ इंजीनियर, देन फोर्थ इंजीनियर के बाद थर्ड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर के बाद फिर सेकंड इंजीनियर और फिर सबसे ऊपर चीफ इंजीनियर। तो इन रैंक के बीच में क्या कोई एग्जाम होता है या फिर आपका डायरेक्ट ऑन बोर्ड प्रमोशन होता है? तो इसके बीच में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? ओके, देखो, यहाँ पे ये फील्ड की सबसे बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसमें हर रैंक के लिए एग्जाम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी ट्रेनी मरीन इंजीनियर हूँ या फिर मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, तो मुझे फोर्थ इंजीनियर बनने के लिए मुझे एग्ज़ाम देना होगा। फोर्थ के बाद थर्ड ऑन बोर्ड प्रमोशन होता है, फिर थर्ड के बाद आपको सेकंड इंजीनियर बनने के लिए फिर एग्ज़ाम देना है, और सेकंड इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनने के लिए फिर आपको एग्ज़ाम देना है। अभी जूनियर इंजीनियर से फोर्थ इंजीनियर बनने के लिए मुझे MEO क्लास 4 मुझे एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, उसकी अलग क्राइटेरिया है। फिर वो एग्ज़ाम जब मैं क्लियर कर लूँगा तो मैं फोर्थ इंजीनियर के रैंक पे सेल करूँगा। फोर्थ इंजीनियर से थर्ड इंजीनियर में जो प्रमोशन है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपका सेलिंग एक्सपीरियंस एज अ फोर्थ इंजीनियर 2 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप 2 कॉन्ट्रैक्ट एज अ फोर्थ इंजीनियर आपको होना चाहिए। और दूसरा फैक्टर है आपकी परफॉर्मेंस। आप फोर्थ इंजीनियर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रहे हैं, वो तो है। इसके अलावा आप फोर्थ इंजीनियर होते हुए भी थर्ड इंजीनियर की जॉब को सीखने के लिए कितना ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस बेसिस पे एज अ फोर्थ इंजीनियर 2 सेल करने के बाद आपको कंपनी खुद से खुद प्रमोट करती है। मतलब कि फोर्थ इंजीनियर से थर्ड इंजीनियर जाने के लिए कोई एग्जाम नहीं है, वो आपके केवल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और आपके कॉन्ट्रैक्ट आपने टोटल कितने किए। फिर थर्ड इंजीनियर है, थर्ड इंजीनियर से सेकंड इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं MEO क्लास 2 एग्जाम। क्लास 2 एग्जाम आप क्लियर करेंगे फिर आप बनेंगे सेकंड इंजीनियर। फिर सेकंड इंजीनियर बनने के बाद आपको चीफ इंजीनियर बनने के लिए जो लास्ट एग्जाम देना है वो है MEO क्लास 1, या फिर आप बोलते हैं उसको चीफ का एग्ज़ाम। वो आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप चीफ इंजीनियर बनेंगे। इन एग्ज़ाम के बीच में सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया केवल आपके सेलिंग एक्सपीरियंस पे और सेलिंग पीरियड के ऊपर है। कि इतना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी जूनियर इंजीनियर हूँ और मैं चाहूँ तो मैं क्लास 2 का एग्ज़ाम मैं डायरेक्टली दे दूँ, नहीं दे सकता। क्योंकि हर रैंक का एग्ज़ाम देने के पहले मुझे उसकी पर्टिकुलर जो सेलिंग पीरियड है वो मुझे कंप्लीट करनी होगी। तो अगर आपको सेलिंग पीरियड और ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा डीप में जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभिषेक, या फिर अभिषेक को आप फॉलो भी कर सकते हैं, तो वो आपको DMs में आपको एडवाइस भी कर सकता है और जो आप पूछेंगे वो सब वो बताएगा, सिर्फ इस फील्ड के बारे में। यस, ये फील्ड बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लड़कियां अगर मैसेज करें तो नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें लड़कियां भी ज्वाइन करती हैं, मर्चेंट ने भी, जो एक मतलब मिथ है लोगों का कि ज्वाइन करती हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते। मेरी भी बैच में बहुत सारी लड़कियां उन्होंने ज्वाइन किया है और अभी भी वो सेल कर रही हैं। हाँ, सेल कर रही हैं, वो अभी भी सेल कर रही हैं। एक TME को चीफ इंजीनियर बनने के लिए ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ों पे वो डिपेंड करता है? एक TME को चीफ इंजीनियर बनने के लिए कितना ईयर लगता है ये मैं एकदम श्योर नहीं बता सकता, क्योंकि ये ना भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या है कि जैसे कुछ बंदे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ बंदे थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा, खराब होते हैं, क्योंकि भाई डिपेंड करता है। हाँ, इंजीनियरिंग क्या, जिसने इंजीनियरिंग कर ली वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ये मैं बोलता हूँ, जिसने भाई इंजीनियरिंग कर ली वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो क्या है कि देखो 3-4 फैक्टर डिपेंड करता है कि आपने
जैसे अपनी पहली शिफ्ट के बाद आप जाके कितना दिन तक घर पे चिल मार रहे हैं। अब आप घर पे आके चिल मार रहे हैं, भाई कसोल चलना है, भाई जाइए, बिल्कुल जाइए, मैं तो कहता हूँ जाइए, एंजॉय करिए। बट आप यही एंजॉय को अगर आप 4-5 महीने तक एक्सटेंड करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पेपर देते हैं, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितना जल्दी सब चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और आप कैसे एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा। और जो लास्ट फैक्टर है आपका, वो है लक। बहुत डिपेंड करता है भाई, बहुत डिपेंड करता है लक, कि आपका लक अच्छा है पहली बार में निकल जाता है, आपका लक थोड़ा खराब है तो दूसरी तीसरी बार लग जाते हैं। बट एक बात मैं श्योर बताऊंगा भाई, निकलता सबका है, निकलता सबका है। इसमें कोई सीट नहीं है कि भाई बस केवल 100 सीटें हैं और 100 वाले को ही लेना है। इसमें देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहो, जीतोगे तो भाई। बनना तो है ही चीफ इंजीनियर, उसके बिना नीचे थोड़ा लेट ही से। अगर आप मुझसे तुम एवरेज पूछोगे तो एवरेज कितना टाइम लगता है, तो 10 से 12 साल लगते हैं। अगर आप अच्छे पेस में हैं, अच्छे लाइन से हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, तो 10 साल से 12 साल आपको लग जाते हैं एवरेज। बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी आपने कुछ एंजॉय नहीं किया, आप सेलिंग करके गए, फिर से आप 1 महीने बाद ज्वाइन किया, अपना सेलिंग पीरियड आपने कंप्लीट किया, एग्जाम निकाला, 8 साल लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर किया तो 14 साल बस। बट ऑन एवरेज 10 से 12 साल काफ़ी है। सो सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन अब आने वाला है कि आपने इंजन साइड ही क्यों ज्वाइन करी? आपके बाद आप टीएनएस भी एग्जाम दे सकते थे। ये मुझे यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जा रही है मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश की जा रही है इस टाइम पे। ठीक है, मैं फिर वही कहूँगा जो मैं अभी कहते आया हूँ कि हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। पहली बात तो यार गाइस, दोनों साइड बहुत अच्छी हैं। आप कोई सा भी साइड ज्वाइन करिए, दोनों साइड बहुत अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैंने इंजन साइड इसलिए यूज़ की क्योंकि मैंने बीटेक मैकेनिकल कर रखी थी और मुझे मशीन में, पार्ट्स में उसे खोलना, उसे बंद करना नहीं गलत हो गया थोड़ा, खोलना बंद करना गलत हो गया इसको बंद कर देता हूँ, काट देना लोगे इसको। 3 hours later. मैंने इसलिए इंजन साइड चूज़ किया क्योंकि मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था और मुझे मशीनरी के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो मैंने पहले बोला कि क्यों आना है इस लाइन में, तो मेरा इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा। और इंजन साइड में क्या है कि मुझे कोई भी जॉब करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिलता है कि मैंने ये काम किया, मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इंजन साइड यूज़ किया। दूसरी एक मेन बात है यार कि इंजन साइड में शोर लीव थोड़ी ज़्यादा मिलती है मैं एक बार फैक्ट बोलूँगा, सॉरी फॉर द टेक पीपल्स, दे विल ऑल्सो गेटिंग शोर लीव, बट इंजन साइड में थोड़ी ज़्यादा मिलती है शोर लीव। और हाँ, काम भाई दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई सा भी साइड चूज़ करते हैं। बट अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आपको फिर से 12th लेवल का एग्ज़ाम जाके दे के फिर आप डेक साइड आएंगे, वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है। मतलब मैं मानूंगा कि उसके लिए फिर आपने बीटेक मैकेनिकल क्यों किया, और अगर आपने बीटेक मैकेनिकल किया है तो द बेस्ट साइड इंजन साइड फॉर मी, द इंजन साइड इज गुड। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की, बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी जुगाड़ करके चीज चला देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर द इंजीनियर्स, दैट्स व्हाई। एंड वन मोर थिंग यार, ये क्या है कि आपके पास अगर आपको ये लाइफ नहीं पसंद आई, फॉर एग्जांपल आप पहली बार आए, आपको लग्जरी देख के, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख के अगर आप आ गए इस फील्ड में, और उसके बाद अगर आपको ये लाइफ नहीं पसंद आई, तो आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं तो आप किसी और जगह पे स्विच कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेन चीज आती है कि अभी इनके दूसरा शिप है ये, और अभी तक इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज काफी सारे लोग होते हैं जिनको लाइफ पसंद आती है, किसी को नहीं आती। तो अब तक अभिषेक का क्या एक्सपीरियंस रहा? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मतलब एक तो मैं आप लोग को एकदम फैक्ट बात बताऊंगा, आप शोर पे जॉब करो या फिर आप इस फील्ड में जॉब करो, सीनियर्स कभी अच्छे मिलेंगे कभी खराब मिलेंगे, ये आपको हमेशा मिलेंगे लाइफ में। हर पॉइंट पे आपके पास ऐसा आएगा कि कभी लाइफ का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको लाइफ बहुत ख़राब लगेगी। बट मेरे लिए एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड यार, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि मेरा अभी तक जो लाइफ है ऑन बोर्ड मार्वेलस। तो अब आता है वो सवाल जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभिषेक, आप अपने तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे उन कैंडिडेट्स को जो कि जीएमई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं? अभी जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ज़्यादातर चीज़ें मालूम ही होगी, क्योंकि वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उन्हें पहले से उन्होंने R&D कर रखा होगा। बट जो सोच रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अपने बीटेक का जो 3rd ईयर और 4th ईयर के सब्जेक्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करो। 1st ईयर 2nd ईयर का मैटर करता है बट उतना नहीं, बट 3rd ईयर और 4th ईयर के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें फोकस करो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा या फिर जो इंटरव्यू होगा वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आएंगे।
प्लस दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए यार, पेशेंस चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जल्दी से इस फील्ड में आऊँगा और जल्दी से मैं चीफ इंजीनियर बन जाऊँगा। आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क है, आप अगर हार्डवर्क कर सकते हैं, आप पेशेंस हैं और अगर आप फोकस हैं तो भाई बहुत अच्छा है, आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा जो एडवाइस है, पेशेंस रखो और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी तो चलती रहती है बकचोदी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए इंसान को, तो बाकी बकचोदी करते रहिए और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बस कुछ नहीं, बाकी तो आप आ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग जीएमई या फिर कुछ भी चीज के तो आप इसके चैनल को फॉलो करिए हाँ, एंड आप वो तो- सब कुछ पा सकते हैं। 100 रुपए मिल जाएंगे। 100 रुपए मुझे ओवर एक्टिंग के 50 तो नहीं काट रहा ना, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो लेकिन जो भी है आप इसके चैनल को फॉलो करिए और आपको सारी चीजें मिलेंगी। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अभिषेक को भी मैसेज कर सकते हैं उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। इसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके कर सकते हैं और मेरा तो वहाँ पे रहता ही है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।